हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। जैसे कि आपको बताया, डेट आज 7 अक्टूबर 2020 है और अपन बात कर लेते हैं आज इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। अगर एक्सप्लेन पेज की बात करें तो ये दो आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज़ एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। तो अभी एक टनल की बात चल रही है, तो वो टनल कहाँ से कहाँ तक जा रही है वो चीज़ें अपन यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेंगे। बाकी उसके अलावा इसको मैं फौरी तौर पे मोटा मोटा आपको बता दूंगा। बाकी ये दो आर्टिकल्स अभी अपन डिस्कस करेंगे। इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल का वो, और एक सेजिटेरियस ए करके एक ब्लैक होल है उसकी अपन बात करेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इस नोबेल प्राइज़ वाले आर्टिकल्स हैं, और ये स्मार्ट टेस्ट क्या है इसके बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस टनल वाले आर्टिकल की, जो कि वेस्टर्न घाट में बनाई जा रही है। तो इसमें आप देखोगे एक तरफ तो कोझिकोड है तो दूसरी तरफ है वायनाड। इनके बीच में 7 किलोमीटर लंबी एक टनल इंपॉर्टेंट बनेगी। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि वेस्टर्न घाट में हमेशा से एक प्रॉब्लम रहती है, वो है लैंडस्लाइड। कि जब भी मानसूनल सीज़न आती है ना, तो वहाँ पर अचानक से रेनफॉल ज़्यादा होती है। जैसे केरला में अब पिछले 3 सालों से हम सुन रहे हैं कि रेनफॉल लगातार ज़्यादा हो रहा है, फ्लड्स आती रहती हैं, तो उस वजह से वहाँ पर लैंडस्लाइड भी ज़्यादा होता है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड है वहाँ पर क्या होता है, लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है। तो वहाँ पर पब्लिक डिमांड कर रही थी कि इस रोड का, जो एग्जिस्टिंग रोड है, उसका कोई अल्टरनेटिव तो निकालना ही चाहिए, नहीं तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसी तरीके से डिस्टर्ब होगा और इसका फिर इफेक्ट मोबिलिटी पे आएगा। तो इसको ध्यान रखते हुए केरला गवर्नमेंट ने ये जो नया टनल है, इसको प्रपोज टनल को एक तरीके से अप्रूवल दिया है। अब यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि आगे क्या रहेगा इसका पाथ। देखो, इनको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वाले एक्ट के थ्रू पास होना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, उनसे भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, और जो इकोलॉजिकल इश्यूज हैं उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, बाकी चीज़ें तो देखो माइन्यूट लेवल की है, वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि NH 766 जो कि कोझिकोड से मैसूरू जाती है, वहाँ पर ये मेनली है। ठीक है, ये ध्यान रखना है NH 766 पे। दूसरा अपन देखते हैं कि इकोलॉजिकली कितना ये फ्रेजाइल रीजन है, इकोलॉजिकल क्या क्या इश्यूज हैं वो अपन देख लेते हैं। तो इस पैराग्राफ को आप जरूर ध्यान से पढ़ें। देखो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है। केरला का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है कि किस तरीके से इकोलॉजिकल इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मार्शलैंड्स और शोला फॉरेस्ट आपने ज़रूर पढ़ लिया होगा। इंडिया के एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो 11th की जो बुक है, सेकंड, ठीक है, वो आप ज़रूर से पढ़ो, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे फॉरेस्ट है हमारे यहाँ पर। सदर्न इंडिया की बात की जाए और पर्टिकुलरली वेस्टर्न घाट में, वो भी केरला वाले रीजन की बात की जाए, तो इस तरीके की जो फॉरेस्ट हैं ये अवेलेबल है। दूसरा, एलिफेंट कॉरिडोर भी इधर से पास होता है। तो तीसरा आप देखोगे वायनाड और नीलगिरी हिल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी हिल्स वो इधर से पास होती हैं। तो आप देखोगे अगर इस रीजन में कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होती है तो इकोलॉजी को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इधर से 2 मेजर रिवर भी पास होती हैं जहाँ से ये टनल पास होती है, एक तो चेलियार, एक है कबिनी। ठीक है, कबिनी जो है और चेलियार जो है वो कर्नाटक की तरफ फ्लो होती हुई जाती है। इनका ओरिजिन जो है वो वायनाड हिल्स में होता है। चेलियार की एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है एरुवाजान जी पूजा। एरुवाजान जी पूजा ये चेलियार रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये रिवर्स के बारे में आप थोड़ा ध्यान रख लेना कि कबिनी रिवर, चेलियार रिवर या फिर एरुवाजान जी पूजा, ये रिवर अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, तो केरला। ठीक है, तो जो इन रिवर्स के आसपास में सेटलमेंट है, उनके लिए ये रिवर्स क्या है, कहीं ना कहीं लाइफ लाइन का काम करती है। उनको वाटर सप्लाई इंश्योर की जाती है मल्लापुरम वाले रीजन में और कोझिकोड वाले रीजन में। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखी जाती है, लैंडस्लाइड की। तो उस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेनफॉल जब होता है ना मानसून के टाइम पे, वो होता है टॉरेंशियल। टॉरेंशियल का मतलब मूसलाधार बारिश होती है अचानक से, बहुत इंटेंसिटी के साथ में। इस वजह से इन चीज़ों को हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा यहाँ पर अपन देखें तो लैंडस्लाइड के इवेंट्स अभी 2019 की जो फ्लड्स आई उसकी वजह से बहुत बार देखा गया है। बाकी तो फिर इस आर्टिकल में जो मेन चीज़ें थी वो यही थी, अपने इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अपन रोड के हिसाब से देखें कि कौन सी रोड कहाँ पे और किस तरीके से इसको बाईपास करने की बात की जा रही है। तो NH 766 ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है,
आप ये थोड़ा सा और आर्टिकल को देख लेना, कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई है तो। बाकी माइन्यूट लेवल की डिटेल इतनी काम की नहीं होती है अपने। फौरी तौर पे अपने को ये पता होना चाहिए कि इकोलॉजिकल, क्योंकि एनवायरनमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं, तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नोबेल इन फिजिक्स। इसमें 3 साइंटिस्ट्स को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें आधा पार्ट तो एक साइंटिस्ट को और बचा हुआ आधा पार्ट 2 साइंटिस्ट के बीच में शेयर किया गया है। आधा पार्ट जो मिला है वो मिला है रॉजर पेनरोज को, जो कि ब्लैक होल को डिस्कवर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन्होंने किया, और ये चीज़ बताई कि ब्लैक होल जो है ना वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रेडिक्शन लगाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का किसका कॉन्सेप्ट है? ये आइंस्टाइन का। और ये काम क्या करता है कि किस तरीके से यूनिवर्स अपनी एग्जिस्टेंस में आ रहा है, तो उन चीज़ों को समझने में। दूसरा कि किसी भी ब्लैक होल में ग्रेविटी किस तरीके से एक्टिविटीज़ करती है अपनी। इवन एक लाइट है वो भी पास नहीं हो सकती अगर उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में, अगर ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में अगर कोई लाइट भी आ जाए ना, तो वो भी एस्केप नहीं कर सकती। इसमें बेस 2019 में या 2018 में क्वेश्चन भी था कि जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के अंदर आइंस्टाइन ने क्या आइडियाज़ दिए थे, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये था कि वहाँ पर लाइट को भी ग्रेविटी अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ। ठीक है, तो उस चीज़ को एक्सपेंड करने में रॉजर पेनरोज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो इसलिए इनको मिला। फिर ये जो 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये बताया कि जो कोई भी बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है ना किसी भी गैलेक्सी के बीच में, वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो जाती है जब किसी गैलेक्सी के बारे में स्टडी करें। ठीक है, तो इनके लिए ये बात हो गई कि किसी भी हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे पर्टिकुलरली, उसमें इन्होंने एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी की थी, जिसको अपन बोलते हैं सैजिटेरियस ए, जिसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ऐसे करके इनको तो ब्लैक होल के लिए, कि ब्लैक होल जो है वो एक रॉबस्ट प्रेडिक्शन है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में अगर अपने को पढ़ना है तो ब्लैक होल के बारे में जानना हमें ज़रूरी है। दूसरा, इनको मिल्की वे के सेंटर में जो सबसे बड़ा कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट मिला है उससे रिलेटेड ये अवार्ड दिया गया है इन दोनों के बीच में। अब अपन देख लेते हैं कि ब्लैक होल्स और सिंगुलैरिटी होता क्या है। आपने ज़रूर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी डेफिनेटली पढ़ ली होगी, उसमें शुरुआती फर्स्ट चैप्टर जो है वो अगर आपने पढ़ा है तो ये चीज़ आप आराम से समझ पाओगे। देखो, सबसे पहली बात होती है ब्लैक होल क्या होता है। जब कोई भी बड़ा सा स्टार, सन जैसे अपना स्टार है ना अपने सोलर सिस्टम का, वैसे किसी भी सोलर सिस्टम का बड़ा स्टार जब कॉलेप्स करता है खुद की ग्रेविटी में, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये सन है और ये कॉलेप्स करके फिर बाद में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है एक छोटे से पॉइंट के ऊपर, तो इसको बोलते हैं कॉलेप्स ऑफ द स्टार। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, यहाँ पर जब वो इतना मटेरियल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इकट्ठा होना शुरू होता है तो वहाँ पर ग्रेविटी चली जाती है इनफाइनाइट। अब ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो इस ग्रेविटेशनल जोन में आ जाएगा उसको सारों को वो एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देगा और उसको अपन बोल देते हैं सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो ब्लैक होल की ग्रेविटी का जो पोर्शन है, इसका आउटर जो पार्ट है ना, जो मैक्सिमम लिमिट है जहाँ पर इस ब्लैक होल की ग्रेविटी काम करती है, उसको बोलते हैं इवेंट होराइजन। उस इवेंट होराइजन से बाहर की चीज़ें तो बची हुई रहती हैं, पर उस इवेंट होराइजन के अंदर की तरफ अगर लाइट भी आ गई ना तो वो भी सिंगुलैरिटी, मतलब वो सारी चीज़ें इस सिंगुलैरिटी, इस सेंटर की तरफ आके और कोलैप्स हो जाएंगी एकदम से। तो आप देख सकते हो ग्रेविटी कितनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी बच नहीं सकती है। ओके, और दूसरी तरफ आप देखोगे तो ये जो बॉर्डर है इसको बोलते हैं इवेंट होराइजन। यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती है जिसकी वजह से ये कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशंस ये रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। तो ये आपको थोड़ा वो दिखाई देता है, जैसे चमकी हुई रेड सी कलर दिखाई दे रहा है ना, तो ये इवेंट होराइजन है, मतलब बाउंड्री ऑफ द ब्लैक होल बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, अब ब्लैक होल में होता क्या है, अब आप देखते हो स्पेस है, स्पेस में कितना मटेरियल है, वो मटेरियल इस ग्रेविटी में आने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पेस जो है वो टाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और जितना ज़्यादा मटेरियल होगा उसी के हिसाब से वो सारा का सारा मटेरियल इस सिंगुलैरिटी की तरफ आकर के इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ब्लैक होल के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि स्पेस जो है वो टाइम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। आपने अगर थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी हो या थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो तो स्पेस तो आप देखते हो कि एक बार में कितना एरिया आप कवर कर रहे हो देखने में, मैं केवल आपको जनरल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप
एक बार में कितना भी एरिया देख रहे हो उसको बोलो स्पेस। अब उस पूरे मटेरियल को इकट्ठा करो और कितना टाइम में आप इकट्ठा कर सकते हो, तो उस टाइम को आपने जितना ज़्यादा स्पेस होगा, जितना ज़्यादा मटेरियल पड़ा है इकट्ठा करने में उतना ही टाइम लगेगा। तो स्पेस को आपने टाइम में कन्वर्ट किया कि नहीं? ओके, एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन्स हियर। यही चीज़ यहाँ पर होती है कि ब्लैक होल में सारा मटेरियल जो भी आता है इसकी ग्रेविटी में, वो सारा मटेरियल जो कि स्पेस होता है वो टाइम में कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और जैसा कि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी कि यूनिवर्स का ओरिजिन भी सिंगुलैरिटी से ही बताया गया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत कम वॉल्यूम, माइन्यूट वॉल्यूम, और फिर उसमें ब्लास्ट होता है। तो सारा मैटर जो है, अभी मान लो ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का जो मटेरियल है वो सारा का सारा धीरे धीरे इस ब्लैक होल में घुस जाएगा, सारा का सारा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, इसको बोल देंगे अपन सिंगुलैरिटी। और फिर इसमें अचानक से होगा ब्लास्ट और फिर नया यूनिवर्स बनना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से सिंगुलैरिटी मेंटेन रहती है और जब भी मौका मिलता है तब ये सारे मटेरियल को अपने पास इकट्ठा कर लेती है और फिर उसके बाद में जैसे ही एक लिमिट क्रॉस होने के बाद में फिर वो वापस से ब्लास्ट होता है, वो सिंगुलैरिटी से सारा मटेरियल वापस दूर दूर चला जाता है। तो इस तरीके से कोलैप्स होना किसी स्टार का, सेंटर में आना और फिर बाद में फैल जाना, यूनिवर्स का डेवलपमेंट होना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो आज अगर ये प्रेजेंट है हमारा, यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए, तो फ्यूचर हमारा ये है। उसमें अपन जिंदा रहे ना रहे ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि ये प्रोसेस रेगुलर प्रोसेस है, ब्लैक होल का बनना, स्टार फॉर्मेशन, सोलर सिस्टम का बनना, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जो रॉजर पेनरोज हैं इनको तो दिया गया है। अगर जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को समझना है तो ब्लैक होल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है, आपको इसको समझो, इसको समझ लोगे तो जनरल रिलेटिविटी समझने में आपको जोर नहीं आएगा। इस चीज़ के लिए तो इनको अवार्ड दिया गया। अब यहाँ पर ये इंसिडेंट बता रहे हैं कि रॉजर पेनरोज जो हैं वो इंडिया में आ रहे थे, तो एक इंडिया के जो नर्लीकर करके एक लीडर थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की। तब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हो गया था क्योंकि लोग जो थे, जो स्पीकर था उसको सुनने के लिए आए, मतलब जितनी स्ट्रेंथ थी ऑडिटोरियम की उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आकर के इकट्ठे हो गए थे। उसकी वजह से पता पड़ा कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस, मतलब एक आसपास में लोगों ने हंगामा फैला दिया था। तो पुलिस ने फिर बाद में नर्लीकर के अगेंस्ट में केस भी किया, उनको अरेस्ट भी कर लिया था कि पब्लिक अनरेस्ट आपने बढ़ाया, इस वजह से आपको कहीं ना कहीं आपको मतलब कुछ हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे करके वो जो स्पीकर थे उनका नाम था रॉजर पेनरोज, जिनको आज नोबेल अवार्ड मिला है। फिर आगे वाले आर्टिकल्स में ये बता रहे हैं कि जो स्टीफन हॉकिंस थे, जिनकी डेथ हुई अभी पिछले 2 साल पहले ही, तो उनके साथ में ही इन्होंने काम किया है। इनका और उनका काम लगभग सेम लेवल का था। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है राय चौधरी जी, तो उन्होंने तो ये कहा कि हॉकिंस के साथ में ही इनको नोबेल मिलना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अब इनको मिल गया तो कोई देर नहीं है, इनको मिलना तो था ही क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ऐसे ही ये जो 2 अदर साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है रेनार्ड गेंजेल, एक है एंड्रिया गेज। इनको भी जो अवार्ड मिला है ये भी बहुत सिग्निफिकेंट इनकी एक रिसर्च है। इन्होंने अपना जो मेज़रमेंट किया वो बहुत सारी लेबोरेटरी ऑब्जर्वेटरीज बेसिस पे किया, जैसे कि हवाई आइलैंड पे एक कैक ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से इन्होंने काम किया। ऐसे ही चिली में भी इन्होंने पेरेनल माउंटेन पे जो वेरी लार्ज टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड है, पेरेनल माउंटेन, आप देखो यहाँ पे ज्योग्राफिकली पेरेनल माउंटेन कहाँ पर है, चिली में, ठीक है, वहाँ पर वेरी लार्ज टेलीस्कोप फैसिलिटी है, वहाँ से भी इन्होंने रिसर्च की। तो ऐसे इन्होंने हमारा जो गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, उसके मिडिल में एक ब्राइटेस्ट स्टार को पता किया कि हमारे गैलेक्सी के बीचों बीच में एक ब्राइटेस्ट स्टार एग्जिस्टेंस में है। और आप देखोगे तो उसकी ट्रेजेक्ट्री अनयूजुअल है, नॉर्मल नहीं है, कुछ डिफरेंट उसके फीचर्स हैं। इवन वहाँ पर आप देखोगे स्टार्स जो हैं वहाँ पर प्रेजेंट है ना, तो बहुत ही ज़्यादा एरिया उन्होंने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो एक तरीके से पता पड़ा कि उस पूरे रीजन को, उस सेंटर को, क्योंकि होता क्या है, ये बाहर का ब्लैक होल का जो आउटर रीजन है, इवेंट होराइजन है, हल्का सा ब्राइटिश होता है, पर ये जो सैजिटेरियस है अपने आप में है तो ब्लैक होल ही एक तरीके का, बट ब्राइट है। आसपास में इतनी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं उसमें कि जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं रेडिएशन या एमिट करता रहता है। तो ये हमारी गैलेक्सी का सेंटर है सैजिटेरियस ए,
जिसका अगर वॉल्यूम देखें या साइज़ देखें तो सन का भी 4 मिलियन मास है इसके पास में, ठीक है। 4 मिलियन टाइम्स, 4 मिलियन टाइम्स सन का मास अगर एक है तो इसका कितना हो जाएगा 4 मिलियन टाइम्स। और एरिया वाइज देखें तो हमारे सोलर सिस्टम से भी ज़्यादा एरिया को ये कवर करके रखता है, लगभग इतने एरिया को। तो सैजिटेरियस ए है, इसका अगर अपन थोड़ी डिटेल और जानने की कोशिश करें तो सैजिटेरियस ए जो है वो 2 ब्लैक होल्स में से एक है। फोटोग्राफी तो हो नहीं सकती क्योंकि आपको मैंने बताया, क्योंकि जो इवेंट होराइजन है वहाँ पर तो चलो फिर भी क्या कुछ रेडिएशन एक्टिविटीज़ होती रहती है तो उसका तो आइडिया लगता है, बट एक्चुअल में ब्लैक होल के अंदर क्या हो रहा है, जहाँ पर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, वहाँ पर क्या काम हो रहा है उसके बारे में पता नहीं पड़ता। तो विजिबल लाइट तो वहाँ से पास हो नहीं सकती, पर हाँ ये जो इवेंट होराइजन है वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती है तो विजिबल लाइट भी वहाँ से एमिट होती रहती है, तो उससे बाहर की बाउंड्री जो है ब्लैक होल की वो ट्रेस की जा सकती है। तो ऐसे करके सैजिटेरियस ए के बारे में इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया, ठीक है। अब बात आती है इंडिया की, तो इंडिया के एक फिजिसिस्ट है जिनका नाम है अमल कुमार राय चौधरी। इनका एसोसिएशन हॉकिंस के साथ में और पेनरोज के साथ में रहा है, तो इंडिया का भी कहीं ना कहीं हाथ है इनको असिस्ट करने में। जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अमल कुमार राय चौधरी, इन्होंने जो स्टीफन हॉकिंस थे और ये रॉजर पेनरोज हैं, इनकी इन्होंने बहुत हेल्प की है, मतलब इनके अंडर में इन्होंने ट्रेनिंग भी लिया है तो काम भी किया है इनके लिए। थ्योरेटिकल जो आइडियाज़ थे, रिसर्च थी, उसमें बहुत काम किया। तो ऐसे करके अपन ने देखा कि किस तरीके से क्या फैक्टर है ब्लैक होल की रिसर्च के लिए। और लगातार आप देख सकते हो एस्ट्रोफिजिसिस्ट को लगातार 2 साल से नोबेल मिल रहा है, पिछली बार भी यही मिला था, एस्ट्रोफिजिसिस्ट ही थे और अब की बार भी इनको ही मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने स्मार्ट टेस्ट किया है, तो वो क्या है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है अपने आप में। देखो स्मार्ट टेस्ट के बारे में अगर अपन देखें तो जो स्मार्ट की फुल फॉर्म देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्मार्ट की फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, मतलब सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड कि जिस प्लेटफॉर्म से सुपरसोनिक मतलब जिस मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत ज़्यादा, सुपरसोनिक, ठीक है, लगभग 5 गुना तक भी स्पीड होती है जिन मिसाइल्स की, उनको लॉन्च करने के लिए जो स्टैब्लिशमेंट है, जो इंस्टॉलेशन है, जो इंस्टॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका यूज़ करके और टॉर्पेडो को रिलीज़ करना, वो एक्सपेरिमेंट है स्मार्ट। वो कैसे होता है, देखो टॉर्पेडो क्या होते हैं, टॉर्पेडोज एक तरीके की छोटी स्मॉल मिसाइल्स ही होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है सबमरीन टारगेट्स को हिट करने के लिए अंडर द वाटर। तो डीआरडीओ ने ये पहला एक स्मार्ट इसलिए वर्ड दे दिया गया है इसको कि एक तरीके से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कि है तो मिसाइल सिस्टम लॉन्च करने का, मिसाइल लॉन्च करने का सिस्टम, बट उससे एक टॉर्पेडो लॉन्च किया गया। अब उससे क्या हुआ, अगर टॉर्पेडो की स्पीड फॉर एग्जांपल कुछ किलोमीटर ही है रेंज, तो मिसाइल सिस्टम जिसमें सुपरसोनिक स्पीड का आप बूस्टर ऐड ऑन कर दोगे तो उसमें क्या होता है, वो जो टॉर्पेडो है वो और ज़्यादा दूरी तक जा सकता है। मतलब अगर उसकी कुछ किलोमीटर सी लेंथ मतलब रेंज है तो वो 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस तक जाके टारगेट को हिट कर सकता है। तो ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है या फिर एक्सपेरिमेंट अपन कह सकते हैं। टॉर्पेडोज बेसिकली सेल्फ प्रोपेल्ड मिसाइल्स होती है छोटी, मतलब उनमें खुद का सारा सिस्टम होता है, खुद में फ्यूल भी होता है और फिर वो टारगेटेड वे के अंदर मिसाइल पे आप उनको लॉन्च करते हो और वो अंडर वाटर जा करके जो सबमरीन्स होती हैं या जो बैटल वेसल्स होते हैं, बड़े बड़े वॉरशिप्स होते हैं, उनको हिट करके हमारी जो एक नेवल सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके डेवलपमेंट में जो डीआरडीओ के अंडर में जितनी भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी, रिसर्च सेंट्रल एमिरेट्स, ऐसे दोनों हैदराबाद में, ऐसे ही आप देख लो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशन ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसको व्हीलर आइलैंड भी बोला जाता है, उड़ीसा की ऑफ कोस्ट से, वहाँ से ये एक्सपेरिमेंट किया गया और सक्सेसफुली किया गया। इसमें देखा यह गया कि एक तो वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म काम करता है कि नहीं, इसकी वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, वो अच्छे से काम करता हुआ पाया गया। और दूसरा, टॉर्पेडो को रिलीज़ करते टाइम पे जो सुपरसोनिक मिसाइल का जो इंस्टॉल्ड सिस्टम था वो प्रॉपर्ली इसको सपोर्ट करता है कि नहीं। तो ये चीज़ जो थी वो अपने आप में एक अच्छा अचीवमेंट थी। और जैसे कि अपने को पता है कि धीरे धीरे चाइना जो है वो इंडियन ओशियन रीजन में अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है। चाइना की नेवल शिप्स देखी जा रही हैं, सबमरीन्स का रूट देखा जा रहा है।
तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे नेवी का और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना। ठीक है, हमारे यहाँ पर के सीरीज़ की बहुत सारी मिसाइल्स हैं जो कि सबमरीन से लॉन्च की जाती हैं। अब के सीरीज़ में K4 का तो अभी रिसेंटली एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, 2 सक्सेसफुल टेस्ट किए गए हैं रिसेंटली। और लॉन्च कहाँ से होती है के सीरीज़ की मिसाइल्स? हमारी जो अरिहंत सीरीज़ की जो सबमरीन्स हैं, अरिहंत और उसकी क्लास की जो जितने मेंबर क्लास की हैं, जो आप आगे काम भी हो रहा है जिन पे, तो उनसे ये लॉन्च किया जाता है। तो DRDO चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने बताया कि ये गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन है स्मार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्कशन आज का अपना यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।